एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा। वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल। तो हमने रूसी क्रांति को डिटेल में पढ़ लिया है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसका पीवाईक्यू देखें। तो मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू लेके आई हूँ रशियन रेवोल्यूशन के, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो है एग्ज़ाम, जो DTT+B TGT का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी जो अदर्स एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रशियन रेवोल्यूशन का पीवाईक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो 20वीं सदी थी उस टाइम जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था क्या था, तो विनिर्माण था, कृषि था, मछली पालन था या पशुपालन था। तो हमने मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि जर्मनी और जो फ्रांस में था 45% कृषि पे लोग निर्धारित थे, लेकिन रूस में क्या थे, कृषि पे 5% लोग निर्धारित थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादियों ने किसके साथ मिलकर किया था। तो ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी का गठन हुआ था वो समाजवादियों ने, जो सोशलिस्ट लोग थे, वो मिलके किसने किया था। तो ये चीज़ किसने किया था, तो ट्रेड यूनियन ने मिलके किया था। वैसे आप साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उस चीज़ का, तो आप साथ के साथ कमेंट भी करते जाइएगा जो आपको पता है। लेकिन मैं इसका बता देती हूँ, इसका किसने किया था, ट्रेड यूनियन ने था। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन के बाद बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किसने किया। तो लेनिन के बाद किसने किया, ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने या लुई ब्लांक ने। तो किसने किया था, हमारा जो स्टालिन था, जिसने बोल्शेविक पार्टी लेनिन के बाद हमारे कमान संभाला था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, समाजवादी सामाजिक परिवर्तन के बाद बारे में यूरोप के लोगों के विचारों के अनुसार उन्हें कहा जाने लगा। मतलब उस टाइम पे जो लोग थे उनको क्या कहते थे। तो हमने क्या उदारवादी के बारे में भी पढ़ा है, कट्टरपंथी के बारे में भी पढ़ा है, रूढ़िवादी के बारे में भी पढ़ा है। तो मतलब जो रूस था, इसमें हम तीनों के बारे में ही पढ़ते हैं अच्छे से। तो रूस में मतलब क्या बोलते थे, उदारवादी वाले भी लोग थे, कट्टरपंथी वाले भी लोग थे और रूढ़िवादी वाले भी लोग थे। तो हमारा मतलब उदारवादी वाले भी लोग थे, कट्टरपंथी वाले भी लोग थे, रूढ़िवादी वाले। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अब इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह यूरोप में किसी भी तरह के राजनीतिक या सामाजिक बदलाव के खिलाफ था। अब इसमें से जो राष्ट्रवादी हैं, रूढ़िवादी हैं, उदारवादी हैं, आमूल परिवर्तनवादी हैं, जिसे रेडिकल बोलते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा समाज था जो मतलब राजनीतिक या सामाजिक बदलाव के बिल्कुल ही खिलाफ था। तो रूढ़िवादी थे, वो बिल्कुल क्या थे कि इन राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के बिल्कुल ही खिलाफ थे। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, यूरोप में उदारवादी क्या चाहते थे। अब यूरोप में जो था उदारवादी क्या चाहते थे, इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इनमें से ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बोला है कि उदारवादी क्या चाहते थे और इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है। तो ये देखते हैं, किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया जाए। इन्होंने, उदारवादियों ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था कि किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया जाए। वंशावली शासकों का अनियंत्रित शक्ति का विरोध करना चाहते थे। तो ये हमें बोला है उदारवादियों ने। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उदारवादियों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के खिलाफ मतलब बिल्कुल नहीं बोला है, महिलाओं के मताधिकार के खिलाफ बोला है। राजा द्वारा नियुक्त सरकार, नहीं, ये चीज भी नहीं बोली है इन्होंने। तो हमारा ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो हमारा सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। वंशवादी शासकों की अनियंत्रित शक्ति का विरोध करना, इन्होंने यही बोला था। आगे बढ़ेंगे, 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में रूढ़िवादियों के विचार क्या थे। तो 19वीं सदी में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे उसमें रूढ़िवादियों के विचार क्या थे, तो ये जानेंगे हम। तो पहला विचार, उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। मतलब रूढ़िवादी पहले तो बिल्कुल एकदम रूढ़ की तरह बन के बैठ गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने 18वीं सेंचुरी के बाद उन्होंने क्या कहा, मतलब 18वीं सेंचुरी के बाद तो 19वीं सेंचुरी आता है, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं।
कुछ परिवर्तन मतलब जरूरी है, इन्होंने ये बोल दिया। अगला पढ़ते हैं बी, उनका मानना था कि परिवर्तन धीमी प्रक्रिया से किया जाए। मतलब उन्होंने ये तो बोल दिया कि परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन को क्या करें, धीमी गति से करें, तो ये चीज भी उन्होंने बोली थी। वे ऐसे किसी भी परिवर्तन के पूर्णतः विरोध में थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो विरोध में नहीं थे। तो हमारा ए और बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, समाज में विकसित करने के लिए उदारवादी और कट्टरपंथी डैश में विश्वास करते थे। तो मतलब समाज में विकसित मतलब विकास करने के लिए उदारवादी और कट्टरपंथी किस चीज में विश्वास रखते थे, तो ये देखते हैं हम। तो किस में रखते थे, व्यक्तिगत प्रयास, शर्म और उद्यम के मूल्य। तो हमारा यही वाला ऑप्शन ठीक है, पर आगे भी पढ़ लेते हैं। पुराने अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों में, पूंजी के संकेंद्रण में, पूंजी के संकेंद्रण में नहीं थे, इसके भी नहीं थे, तो ये दोनों कट गया, तो उपयोग सभी तो हो ही नहीं सकता। पहला व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यम के मूल्य में थे, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। यूरोप में उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं थे। यूरोप में उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं थे क्योंकि यूरोप में उदारवादी लोकतंत्रवादी लोग नहीं थे, क्योंकि क्यों नहीं थे, अब यहाँ पे ये देखेंगे। तो वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं करते थे। हाँ, ठीक बात है। उन्हें लगता था कि केवल संपत्तिधारी पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये भी ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। साथ साथ आप भी कमेंट करते जाइए, जो भी आपको जो आंसर मेरे को आपको लगता है कि हाँ ये करेक्ट है, तो आप आंसर कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर ठीक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पे। आगे है, यूरोप में अमूल परिवर्तनवादी किसके विरोध में थे। तो अमूल परिवर्तनवादी या रेडिकल भी बोल सकते हैं, वो किसके विरोध में थे, तो वो किसके थे, निजी संपत्ति के विरोध में थे, निजी संपत्ति के संकेंद्रण के विरोध में थे, महिलाओं को मताधिकार देने के विरोध में थे, या बहुमत के समर्थन आधारित सरकार के विरोध में थे। तो यहाँ पे हमारा क्या बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए, निजी संपत्ति के विरोध में और निजी संपत्ति के संकेंद्रण के विरोध में दोनों अलग पॉइंट है, तो ये चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारा देखिए कौन किसके विरोध में थे, निजी संपत्ति के संकेंद्रण के विरोध में थे, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के यूरोप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। अब इनमें से हमें सही कथन बताना है कि कौन सा सही। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में आंसर करते जाइएगा। अचानक ऐसा लगा कि 18वीं सदी के कुलीन समाज को बदलना संभव है। अचानक से क्या लग गया कि मतलब 18वीं सदी के बाद कि कुलीन समाज का बदलना संभव है। हालांकि हर कोई समाज का पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था। मतलब पूरा परिवर्तन, हर कोई समाज का पूरा परिवर्तन नहीं चाहता था, क्योंकि रूढ़िवादी थे, वो बोल रहे थे धीमी गति से परिवर्तन करो। कुछ लोग क्रमिक बदलाव चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे कि बदलाव हो, जबकि अन्य समाज में पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। लेकिन कुछ लोग ये भी चाहते थे कि पूरा परिवर्तन हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब इसमें पहला भी सही है, अचानक ऐसा लगा कि 18वीं सदी में कुलीन समाज को बदलना संभव है। हालांकि हर कोई समाज का पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था, ये भी सही है। कुछ लोग क्रमिक बदलाव चाहते थे, जबकि अन्य समाज का पूर्ण परिवर्तन चाहते थे, ये भी ठीक है। तो हमारा यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, समकालीन राजनीतिक परिवर्तनों में के परिणाम स्वरूप यूरोप में क्या परिवर्तन हुए। तो क्या परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति हुई, नए शहर बने, रेलवे का विस्तार हुआ, या उपयुक्त सभी। तो देखिए वहां पे समकालीन राजनीतिक परिवर्तन अगर हो रहा है तो औद्योगिक क्रांति में भी परिवर्तन होगा, नए शहर भी बनेंगे और रेलवे का भी विस्तार होगा। तो यहाँ पे तीनों में ही परिवर्तन हुआ, तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है। अब इसमें देखिए यहाँ पे
बिल्कुल बता दिया आपको, सत्य नहीं है बताना है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि सत्य नहीं है बता रहे हैं। तो नए शहरों की बढ़ोतरी हुई, नए शहरों की बढ़ोतरी हुई तो ये सही है, नए शहरों की बढ़ोतरी है। नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ, ये भी सही है। वायु मार्गों का विस्तार, उस टाइम पे वायु मार्ग नहीं हुआ करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति आई, तो औद्योगिक क्रांति ऑब्वियसली आएगी, जब नए शहर बनेंगे, औद्योगिक विकास होएगा, तो औद्योगिक क्रांति तो आएगी ही आएगी। तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, सही नहीं बोला है, तो वायु मार्गों का विस्तार नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें गलत पूछा है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्न में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था। यहाँ पे भी क्या पूछ दिया है, कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा था और कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था, तो ये देखेंगे हम। तो अब पढ़े हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए है काम के ज्यादा घंटे और कम वेतन, काम के घंटे ज्यादा हो गए और कम वेतन हो गया। फिर है बेरोजगारी, फिर है प्राथमिक शिक्षा, फिर है आवास और जल निवासी। तो देखिए, काम के ज्यादा घंटे और कम वेतन, ये ठीक है। बेरोजगारी भी थी, प्राथमिक शिक्षा पे उस टाइम पे इतना कोई जोर नहीं दिया था, और आवास और जल निकासी, तो ये भी ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा पे किसी ने इतना जोर नहीं दिया था, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1815 में जो लोग यूरोप में मौजूद सरकारों का तत्काल समाप्त करना चाहते थे, उन्हें कहा जाता था। मतलब कि जो 1815 में था, तो यूरोप के मौजूदा सरकार के तत्काल समाप्त करना चाहते थे, उसे क्या बोला जाता था। तो राष्ट्रवादी बोलते थे, उदारवादी बोलते थे, क्रांतिकारी बोलते थे, या कट्टरपंथी बोलते थे। तो सरकार के तख्ता को समाप्त करना है तो क्या बोलेंगे, क्रांतिकारी ही बोलेंगे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। और अगर आपको भी आंसर पता है मुझसे पहले, तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रूस में किस राजवंश का शासन था। अब रूस में किस राजवंश का शासन था, तो रोमनोव राजशाही, या फिर पालवंश, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा है, रूस में किसका शासन था, तो रोमनोव का शासन था। और कब से कब तक था, 1613 से लेके 1917 तक था। 1630 से लेके 1917 तक ना रोमनोव का शासन था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो जो पहली 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुई थी, उसे हम किस नाम से जानते हैं। फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, या नवंबर क्रांति। तो 1917 की जो पहली क्रांति हुई थी, उसे हम फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक। और 1917 में ही क्या हुआ था, और ये तत्कालिक कारण बनता है, क्योंकि तत्कालिक कारण वर्ल्ड वॉर 1 में जब हार जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 में रूस हार जाता है, तो फरवरी क्रांति होती है, और लेनिन ने वर्ल्ड वॉर 1 से इनको वापस आने को भी कहा था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, अब ये भी क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, आप तो ये पर कमेंट में आप करते जाइएगा, जो आपको आंसर सही लगता है या फिर जो आपको लगता है कि ये करेक्ट हो सकता है, तो कमेंट करते जाइएगा। तो कौन सा था, किसानों का असंतोष, श्रमिक का असंतोष, रासपुतीन की भूमिका, या प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। आगे है, जार किस देश का शासक था। जार किस देश का शासक था, तो जार कहाँ का शासक था, ये तो बहुत एकदम हलवा क्वेश्चन है, तो रूस का शासक था, ये बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हो आप। आगे बढ़ेंगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। अब रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो क्या है, बर्तन, या फिर पानी रखने वाली मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, या रूस का साम्राज्य। तो क्या है, रूस का सम्राट। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होते हुए आगे बढ़ेंगे, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, लेनिन ने, टॉल्स्टॉय ने, केरेन्स्की ने, या स्टालिन ने। तो अप्रैल थीसिस सब किसने किया था, लेनिन ने किया था, और ये कब किया था, 16 अप्रैल 1917 को किया था। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे,
अगला क्वेश्चन है, पेट्रोगार्ड की क्रांति, फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आ गई? अब पेट्रोगार्ड की जो क्रांति हुई थी उसके बाद, जो पेट्रोगार्ड की क्रांति बोल दो या फरवरी क्रांति बोल दो, इसके बाद जो रूस की सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई थी? तो वो रूस की सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? केरेनेस्की के हाथ में आ गई थी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला करेंगे, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला बढ़ेंगे, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बुक का नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी किसके? लेनिन, कार्ल मार्क्स प्लस फ्रेडरिक एंगल या टॉल्स्टॉय या तुर्गनेव? तो ये लिखी गई थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा 1848 में लिखी गई थी। लैंग्वेज कौन सी थी? जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई थी। लैंग्वेज जर्मन में लिखी गई थी, 1848 में लिखी गई थी। और कार्ल मार्क्स ने सिर्फ नहीं लिखा था, फ्रेडरिक एंगल भी था जो इसको लिखा था। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आपको आंसर अगर पता चल रहा है तो कमेंट करते जाइएगा जो सा आंसर करेक्ट है आपके हिसाब से। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन या टॉर्स्टॉन्स्की या केरेनेस्की? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? टॉर्स्टॉन्स्की ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और कब किया था इसने? 28 जनवरी 1918 को किया था। तो आगे बढ़ेंगे अब। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता किससे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता किसे मानेंगे हम? तो लेनिन को, अलेक्जेंडर द्वितीय को, स्टालिन को या मैक्सिकन गोकी को? तो स्टालिन को हम क्या मानते हैं? आधुनिक रूस का निर्माता मानते हैं। और पहला 5 ईयर प्लान स्टालिन ही लेके आया था रूस में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत आतंक क्या है? श्वेत आतंक क्या है? श्वेत आतंक मतलब लेनिन का न्याय, लेनिन के विरोधियों, लेनिन के समर्थकों का आतंक, लेनिन का संकट। तो श्वेत आतंक क्या होता है? लेनिन के विरोधियों का, लेनिन का विरोधियों को श्वेत आतंक बोलते हैं। मदर की रचना किसने की? मदर की रचना किसने की? स्टालिन ने, थॉमस पेन ने, मैक्सिकम गोर्की ने या टॉल्स्टॉय ने? तो इस किसने की मदर की स्थापना, मदर की रचना किसने की? तो ये मैक्सिकम गोर्की ने की थी, 1906 में की थी। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, लेनिन द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र किसने लिखी थी? तो लेनिन द्वारा जो प्रथम समाचार पत्र था वो किसने लिखा था? तो इसकरा, मतलब इसकरा का मतलब क्या होता है? चिंगारी, प्रवदा, नाशपुत या पोशेमचेनिये? तो किसने लिखा था? इसकरा लिखा था। लेनिन द्वारा जो संपादित प्रथम समाचार पत्र था उसका नाम था इसकारा। इसका मतलब क्या होता है? चिंगारी। इसका नाम में ही चिंगारी है तो फिर। अगला क्वेश्चन है, शांति भूमि और राठेरी, यह नारा किसने दिया था? शांति भूमि और राठेरी, ये किसने दिया था नारा? तो ये मेंशेविक ने दिया था, लेनिन ने दिया था, बोल्शेविक ने दिया था या केरेनेस्की ने दिया था? तो ये किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। रूस का लौह पुरुष, रूस को लौह पुरुष किससे कहा जाता है? तो रूस का जो लौह पुरुष है किसे कहता है? लेनिन को, टॉल्स्टॉय, केरेनेस्की को या स्टालिन को? तो जो रूस का लौह पुरुष है उसे किसे? स्टालिन को कहा जाता है। और इसने ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान का विचार दिया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? अब लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। और डेट पूरा देख लीजिए, 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होता है। आगे है, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस को किसने लिखा था? तो वॉर एंड पीस को कार्ल मार्क्स ने, टॉल्स्टॉय ने, दोस्तोवस्की ने या एजेंसन ने? टॉल्स्टॉय ने लिखा था वॉर एंड पीस की रचना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होते हुए। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये फरवरी 1917 ईस्वी में हुई थी, नवंबर 1917 में हुई थी, अप्रैल 1917 में हुई थी या 1905 में हुई थी? तो देखिए, फरवरी 1917 में तो बोल्शेविक क्रांति नहीं हुई थी। इसने क्या हुआ था, मतलब जो वो पेट्रोग्राद की क्रांति हुई थी या फरवरी क्रांति बोलते हैं उसे, नवंबर 1917 को हुई थी बोल्शेविक क्रांति।
और 1905 को क्या है, खूनी क्रांति या खूनी रविवार बोलते हैं इसको, 1905 में। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था। तो 1917 में मतलब किसका शासन था, तो कौन था शासक, तो ये देखते हैं। तो पीटर का शासन था, अलेक्जेंडर प्रथम का शासन था, या फिर निकोलस द्वितीय का शासन था। तो किसका शासन था, तो अब बताते हैं, निकोलस द्वितीय का शासन था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चेका क्या है, चेका का मतलब क्या होता है, तो चेका का मतलब क्या है, सेना की टुकड़ी, विशेष पुलिस दास्ता, पादरी वर्ग या मजदूर वर्ग। तो चेका का मतलब होता है विशेष पुलिस की दास्ता। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, 1953 में, 1964, 1985 में या 1991 में। तो जो सोवियत संघ का है उसका विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था, और डेट है 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त कर दी थी। तो किस वर्ष, किसी 1861 ईस्वी में, 1799 में, 1906 में या 1922 में। तो अभी किस में की थी, 1861 ईस्वी में की थी। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, रासपुतीन कौन था। रासपुतीन कौन था, तो कौन था, पहला रूस का एक समाज सुधारक था, रूस का रहस्यमय पादरी था, एक रूसी दार्शनिक था, या एक रूसी वैज्ञानिक था। तो रासपुतीन कौन था, तो ये हमारा रूस का रहस्यमय पादरी था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, दास कैपिटल किसकी रचना थी। तो दास कैपिटल किसने लिखी थी, तो दास कैपिटल किसने लिखी थी, हमने पहले भी पढ़ा है ये क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा था पिछले में, और इस बार क्या पढ़ा, दास कैपिटल पढ़ा है। तो ये भी किसने लिखा है, कि कार्ल मार्क्स ने लिखा है, और 1867 में लिखा है, और पूंजीवाद में विश्वास रखते थे, ये भी जान लीजिएगा। अगला है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो प्रथम जो इंटरनेशनल थी उसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो ये 1964 लंदन में हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो द्वितीय, अब यहाँ पे देखिए, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, 1830 में फ्रांस में हुई थी, 1864 में लंदन में हुई थी, 1848 में पोलैंड में हुई थी, या 1889 में पेरिस में हुई थी। तो हमारा यहाँ पे ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 1889 में पेरिस में हुई थी। और ये प्रथम इंटरनेशनल, द्वितीय इंटरनेशनल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना 1919 मॉस्को में हुई थी, 1908 पेरिस में हुई थी, 1907 लंदन में हुई थी, 1905 पोलैंड में हुई थी। तो ये कब हुई थी, 1919 मॉस्को में हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था। रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था, तो सितंबर 1917 में, अक्टूबर 1917 में, नवंबर 1917 में, या दिसंबर 1917 में। तो यहाँ पे है सितंबर 1917 में रूस को गणतंत्र घोषित किया गया था। आगे देखेंगे, लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली। लेनिन के बाद जो शासन बना वो कौन बना, स्टालिन बना, कार्ल मार्क्स बना, या केरेन्स्की बना, या इनमें से कोई भी नहीं बना। तो हमारा क्या ऑप्शन है, स्टालिन बना। लेनिन के बाद कौन आया, स्टालिन बना। आगे बढ़ते हैं, दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया। दुनिया के जो सारे मजदूर हों वो एक हो जाएं, इसका ये नारा किसने दिया। तो मजदूरों वगैरह पे ये कौन बोलता रहता है, कार्ल मार्क्स ही बोलते हैं। तो ये किसने बोला था, कार्ल मार्क्स ने बोला था। हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, जार निकोलस द्वितीय ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब करते हैं। अब ड्यूमा क्या है, ड्यूमा एक संसद का नाम है जो जार निकोलस द्वितीय ने रखा था। इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी ये बताना है। 1901 में की थी, 1902 में की थी, 1903 में की थी, या 1904 में की थी। तो इन्होंने इसकी स्थापना 1902 में की थी। हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? 1901 से 2 के बीच, 1902 से 3 के बीच, 1903 से 4 के बीच या 1904 से 5 के बीच? तो ये हमारा हुआ था 1904 से 5 के बीच, और यही हमारा तात्कालिक कारण बना था 1905 की क्रांति का, या जिसे हम खूनी रविवार या खूनी क्रांति बोलते हैं। तो ये हमारा तात्कालिक कारण बना था रूस और जापान का युद्ध। तो हमारा यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? जो 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई थी उसमें रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था इसमें से? लेनिन था, स्टालिन था या केरेनेस्की था? तो इसमें से कौन था? केरेनेस्की था। हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? रूस में जो था आर्थिक नीति थी वो कब लागू हुई थी? तो कब हुई थी? 1921 में हुई थी, 1922 में हुई थी, 1993 में हुई थी या 1995 में हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1921 में हुई थी। हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे है, ब्रेस्ट लिटोस्वस की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो किन देशों के बीच में हुई थी? रूस और इटली के बीच में, रूस और फ्रांस के बीच में, रूस और इंग्लैंड के बीच में, या रूस और जर्मनी के बीच में? तो ब्रेस्ट लिटोस्वस की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी 3 मार्च 1918 में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। रूस में क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? तो रूस में क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? तो जूलियन कैलेंडर प्रचलित था। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्रांति के समय तत्कालिक रूसी कैलेंडर कितने दिन पीछे था? अब यहाँ पे जूलियन कैलेंडर था वो कितने दिन पीछे था? तो ये देखते हैं 13 दिन पीछे था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, रूस में कोल खोज क्या है? रूस में कोल खोज क्या है? तो रूस में कोल खोज है सामूहिक प्रार्थना। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अन्ना कैरेनिना का लेखक कौन था? तो ये लेखक से जुड़े या फिलोसफर से जुड़े क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं एग्जाम में। तो ये एक दो तो मतलब जो मैं करा रही हूँ वो तो ये करिएगा, और ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है जब भी मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। लेखक से तो जुड़े क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये पढ़ना ही है। तो किसने लिखा था अन्ना कैरेनिना का? तो किसने लिया था? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था ये। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? जो शून्यवाद का जनक है उसे किसे माना जाता है? तो तुर्गनेव, जो तुर्गनेव है इसे शून्यवाद का जनक माना जाता है। हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, जारशाही व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो जारशाही व्यवस्था थी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था मार्च 1917 में, मार्च 1918 में, अप्रैल 1917 में या अप्रैल 1918 में? तो ये हुआ है मार्च 1917 में। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेनिन द्वारा कॉमिंटन की स्थापना कब हुई थी? तो लेनिन के द्वारा कॉमिंटन की स्थापना 1915 में की गई थी। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेनिन द्वारा कॉमिंटन की स्थापना कब हुई थी? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, लेनिन द्वारा कॉमिंटन की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1915 में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुल्लक किन वर्गों को कहा गया है? कुल्लक किसे कहा जाता है? तो कुल्लक रूस में जो बड़े पूंजीपति थे उसे कहा जाता है, रूस में जो समाजवादी थे उसे कहा जाता है, रूस में मजदूरों को कहा जाता है, रूस में सर्वहारा ग्रुप को कहा जाता है। तो रूस में जो सबसे बड़े जो पूंजीपति थे उन्हें कहा जाता है कुल्लक ग्रुप। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूस में किस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा दिन था जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? ए है 20 जनवरी 1905, 21 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905, 23 जनवरी 1905। तो हमारा 22 जनवरी 1905 को क्या बोलते हैं? खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। और इस दिन क्या हुआ था, जो जार था, रूस का जो जार था, उसने मजदूरों पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी और इसी वजह से खून ही खून हो गया था। इसलिए, और उस दिन जो दिन था वो रविवार ही था, तो इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके, किसने कहा था? अब ये किसने बोला था कि एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके? मोंटेस्क्यू, लेनिन, स्टालिन या जार निकोलस द्वितीय? तो किसने बोला था? ज्यादातर कथन किसके हैं? लेनिन के ही हैं। तो यही बोलता था, यही सारे मतलब भाषण देता था। तो ये किसने बोला था? लेनिन ने ही बोला था। आगे बढ़ेंगे। अब राज्य और क्रांति किसने लिखी थी? राज्य और क्रांति किसने लिखी थी? तो स्टालिन, मार्क्स या लेनिन या हंटर? तो राज्य और क्रांति भी लेनिन ने ही लिखी थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है हमारा। अगला है, बोल्शेविक व मेंशेविक विभाजन कब हुआ था? और बोल्शेविक और जो मेंशेविक का डिवीजन था वो कब हुआ था? 1901 में, 1898 में या 1903 में या 1917 में? तो ये हुआ था 1903 में। हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको फरवरी क्रांति बोलते हैं, रवि खूनी क्रांति बोलते हैं, अक्टूबर क्रांति बोलते हैं या मार्च क्रांति बोलते हैं? तो 1917 में जो राजशाही के पतन की घटना हुई थी उसको हम क्या बोलते हैं? अक्टूबर क्रांति बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होते हुए। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।